চলবে नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। बात हम करने वाले हैं बांग्लादेश में जो अभी परिस्थिति बनी हुई है उसकी, और भारत पर इसका कैसे असर पड़ रहा है और किस तरीके से आने वाले दिनों में असर पड़ सकता है, इसके बारे में। सबसे पहले बांग्लादेश में जो अभी स्थिति बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है और सोशल मीडिया पर अब तक हमने कई ऐसी तस्वीरें देख ली है, और वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वो बर्बरता की सभी हदों को पार करने वाली वो वैसी तस्वीरें हैं जिसे कोई भी देखे तो उसका दिल दहल उठे। बांग्लादेश में हमने देखा कि दीपू दास की किस तरीके से लिंचिंग की गई और उसके बाद कैसे उसके साथ बर्बरता की गई है और उसको मौत के हवाले कर दिया गया है। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था और लोगों के मन में जो डर था, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू वहां पर रहते हैं, उनके मन में जो डर था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके बाद एक और नया डर अब उनके सामने है। आप सभी को पता है कि छात्र उस्मान हादी की मौत के बाद से अब लोगों की मुश्किलें वहां पर और ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ चुका है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं, दुबक्के बैठे हुए हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि उनके सामने अभी सबसे जो बड़ी परेशानी है और जो चुनौती है वो है अपनी जान बचाना। देखिए, बांग्लादेश में पिछले साल से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, लगभग 1 साल की अगर बात करें, जब से शेख हसीना वहां से हटी और मोहम्मद यूनुस को जब वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर लाया गया, परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि आए दिन वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार की सारी हदों को पार किया जा रहा है। पहले वहां पर ऐसी परिस्थिति थी, जब शेख हसीना की सरकार वहां पर हुआ करती थी, तो वहां के जो हिंदू हैं उनकी ओर से कहा जाता था कि उनकी आवाजों को सुन लिया जाता था। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है या कोई मसला अगर होता था तो उसका हल भी निकाला जाता था। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो ठीक इसके विपरीत है। यानी जब से वहां पर सत्ता बदली, परिवर्तन हुआ, उसके बाद हिंदुओं के लिए आप समझिए कि एक तरीके से जान पर आफत बनाई है, और यही तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे, और हमने देखा कि दीपू दास की किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ईश निंदा के आरोप में ये पूरी हत्या की गई है। दीपू दास ने कहा था कि सभी लोगों को हक है कि अपने आराध्य की पूजा करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो। और जैसे ही ये बात उसने बोली, उसके बाद क्या कुछ हुआ और कितनी बर्बरता उसके साथ की गई है, ये हम सब ने अभी तक सोशल मीडिया पर देख लिया है। सरकार वहां पर बदली, उसका अगर सबसे ज्यादा खामियाजा देखा जाए तो हिंदुओं को ही भुगतना पड़ रहा है, चूंकि अल्पसंख्यक आबादी है। बांग्लादेश ऐसा देश जिसे मान्यता किसी और से नहीं बल्कि भारत से ही मिली, और आज के समय में भारतीय हो या फिर हिंदू हो या फिर कोई भी हो, अल्पसंख्यक हो, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। और अगर वहां भी अगर आप लोगों के कुछ दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर लोगों के आप बयान सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों में डर कितना ज्यादा है। वो कुछ भी खुलकर बोल नहीं पा रहे, और अगर वो हिंदी भाषा साफ तौर पर अगर बोलते हैं, चूंकि हिंदू वहां पर है और एक बड़ी बड़ी आबादी तो खैर अब नहीं कहेंगे, अल्पसंख्यक चूंकि हिंदुओं की आबादी वहां पर हो चुकी है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर हिंदी भाषी हैं उनको सबसे ज्यादा एक तरीके से आप समझिए कि मौक किया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, और लोग एजेंट के तौर पर उनको देखते हैं। यानी वो डर के मारे घर में तो रह ही रहे, लेकिन अगर वो बाहर भी निकलते हैं, किसी से बातचीत भी करते हैं, हिंदी भाषी अगर वो है, तो सबसे ज्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अब इसके दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो उथल पुथल इस वक्त देखने को मिल रही है, जो हलचल वहां पर मची हुई है, उसके कारण रोहिंग्याओं का जो आना जाना है भारत की सीमा में वो सबसे ज्यादा हो चुका है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग रास्तों से रोहिंग्या भारत में प्रवेश करते हैं। सबसे जो एक बड़ा इलाका है और जो बड़ी आबादी जहां से प्रवेश करती है, वो एक तो बांग्लादेश के जरिए है, वहां पर बॉर्डर पार करके लोग पहुंचते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा रास्ता है वो है त्रिपुरा के जंगल से, यानी नॉर्थ ईस्ट से उनकी सबसे ज्यादा आवाजाही देखने को मिलती है। रोहिंग्याओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो अभी तक भारत पे रह रही है, प्रवेश भी कर चुकी है, और आए दिन उनसे जुड़ी हुई चीजें हमें देखने सुनने को मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जाली दस्तावेजों के आधार पर लीगली तो भारत में रहते हैं, लेकिन पता लगता है कि वो जो उनके दस्तावेज है वो नकली है, वो जाली है, यानी वो इलीगल तरीके से ही भारत में अभी आवास कर रहे हैं, भारत में अभी प्रवास कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स की अगर साफ तौर पर माने, तो जो बांग्लादेश में जो अभी परिस्थिति वहां पर मची हुई है, और साथ ही साथ जो म्यांमार में जो गृह युद्ध की स्थिति वहां पर बनी हुई है, उनका जो सबसे ज्यादा असर है वो भारत पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि रोहिंग्याओं की जो हलचल है या फिर उनकी जो चहलकदमी है, वो इंडिया से म्यांमार हो या फिर इंडिया से बांग्लादेश हो,
वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर एक समस्या है रोहिंग्याओं को लेकर, और आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं कि रोहिंग्याओं को हटाने के लिए कई अभियान ऐसे चलाए जा रहे हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है, कब से वो रह रहे हैं, किस तरीके से वो आए हैं, क्या वो लीगली यहाँ पे है या फिर इलीगल है, कैसे वो माइग्रेंट है। हम लगातार देख रहे हैं कि उनके खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और जो बांग्लादेश में अस्थिरता अभी देखने को मिल रही है, उसका सीधा असर भारत में तो है ही, और बॉर्डर पर भी सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो बॉर्डर के इस तरफ के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वहां पर जो उनकी इंटेलिजेंस है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, और उसी के कारण वहां पर चहलकदमी एक तरीके से कम हो चुकी, कोऑर्डिनेशन आप कहिए कि एक तरीके से वहां पर कम हो चुका है, और इसी वजह से जो भारत में रोहिंग्याओं की जो आने की संख्या है वो बढ़ सकती है, और इसका जोखिम भी भारतीयों को उठाना पड़ सकता है। रोहिंग्या कैसे भारत में घुसते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, चूंकि बांग्लादेश के जरिए हो या फिर बंगाल की सीमा की तरफ से हो या फिर म्यांमार की सीमा की तरफ से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आबादी वहीं से प्रवेश करती है। अब सवाल ये है कि उनके घुसने को लेकर, उनके प्रवेश करने को लेकर क्या यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो अवैध तरीका हो या फिर वैध भी क्यों ना हो, हालांकि अवैध तरीका बहुत ज्यादा है, और उसके जरिए लोग अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका सत्यापन किस तरीके से कराया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अलग अलग अगर हम प्रदेशों की बात करें, अलग अलग राज्यों की हम बात करें, तो सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, अगर बांग्लादेश के जरिए, बंगाल सीमा के जरिए या फिर नॉर्थ ईस्ट के जरिए अगर रोहिंग्या वहां पर सबसे ज्यादा एंटर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पे पहुंचे तो वहीं रुक गए, वो अलग अलग कोने में भी जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में भी जा रहे हैं, और अचानक से जब कहीं इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी संख्या बढ़ने लगे तो अपने आप में एक चुनौती है कि वहां कैसे सत्यापन किया जाए और कैसे पता लगाया जाए कि ये लोग कैसे प्रवेश करके आ रहे हैं। बात करते हैं रायपुर की, हम बात करेंगे। यहाँ पर पुलिस की ओर से ऑपरेशन समाधान चलाया जा रहा है, और इसके तहत दूसरे राज्यों से जितने लोग एक दिन में हो या फिर एक सप्ताह में हो, एक महीने में हो, जितने लोग दूसरे दूसरे इलाकों से प्रवेश कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी निकाली जा रही है, उनके बारे में पता उनका निकाला जा रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ प्रवास कर रहे हैं और कहाँ वो रह रहे हैं, और कितने लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि ये सत्यापन का अभियान और ये बहुत जरूरी है। एक तरफ अपने पड़ोसी देश में वो अस्थिरता है जिसका खामियाजा अपने देश में भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा शुरुआती जो जांच पड़ताल यहाँ पर की गई है, अगर रायपुर पुलिस की बात करें, तो यहाँ पर 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि संदिग्ध माने जा रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए यहाँ पर आए हैं। उनके जो दस्तावेज पुलिस उनसे पूछ रही थी या फिर उनसे ढूंढ रही थी, वो अप टू डेट नहीं मिला, यानी जो दस्तावेज वो दिखाकर शायद वो आए होंगे या सीमा पार करके आए होंगे, वो दस्तावेज सही नहीं निकले, और वो दस्तावेज भी नहीं उनके पास मिल पाए हैं, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। उरला हो, टिकरापारा, मोवा, सिविल लाइन और खमतराई में ऐसे संदिग्ध रह रहे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और उसके बाद अब उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये है, और ये पता लगाने की चुनौती है कि ये आखिर भारत में कितने लंबे समय से रह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अभी एक सप्ताह पहले आए हो या बांग्लादेश में अभी जो स्थिति हो उसके बाद आए हो सकता है कि वो 1 साल पहले से भी रह रहे हो, 6 महीने पहले से भी रह रहे। तो सत्यापन अभियान इसलिए भी जरूरी है कि जो वहां पर अवैध तरीके से प्रवास कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। इसके अलावा अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो हमने देखा था कि 250 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि ये तो हो गई रायपुर की बात, चूंकि बीच में है ये प्रदेश, कहीं भी बॉर्डर का इलाका नहीं है, यानी नेबरिंग कंट्रीज नहीं है। लेकिन आप पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अवैध तरीके से, बिहार में पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें या फिर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, और आए दिन हमने सुना है कि वहां रोहिंग्याओं को लेकर कितना ज्यादा आप समझिए कि एक तरीके से वहां पर कार्रवाई की जाती है या फिर अभियान चलाया जाता है। लेकिन एक ये चुनौती है, और बांग्लादेश में पिछले साल से जो तख्ता पलट वहां पर हुआ है और जो असमंजस की स्थिति और जो राजनीतिक उथल पुथल जो वहां पर मची हुई है, उसका सबसे ज्यादा असर वहां पर रह रहे हिंदुओं पर पड़ रहा है, और उसके कारण जो भारत में रोहिंग्याओं की जो चहलकदमी है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चुनौती यही है कि समय रहते उनको रोकना, और जितने लोग इस पार आ चुके हैं, कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका सत्यापन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।